उसको अगर हम रेंट पे उठाते हैं तो उसकी जो इनकम होगी वो किस हेड के अंतर्गत आएगी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ इनकम इज़ फ्रॉम सेल्स हाउस प्रॉपर्टी इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड। अगर हम कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, कोई पूंजी बेचते हैं, अपनी कैपिटल पूंजी बेचते हैं, तो उस पूंजी से जो लाभ होगा वो किस हेड के अंतर्गत आएगा? तो उस पूंजी जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो मकान होता है, एसेट होता है, हमारी जो संपत्ति होती है वो हमारी कैपिटल होती है। तो उस कैपिटल को सेल करने पे जाहिर सी बात है हमारा जो इनकम का हेड होगा वो किस में आएगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल हेड में आएगा। नंबर 3 है, द हाउस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन ओनर्स बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर। पूछा जा रहा है कि अगर कोई ओनर अपनी प्रॉपर्टी पे, अपनी मकान पे कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई प्रोफेशन कर रहा है, तो वो किस हेड के अंतर्गत टैक्सेबल होगा? तो जाहिर सी बात है अगर कोई ओनर्स अपने ही मकान में, अपने हाउस में कोई बिज़नेस कर रहा है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में आएगा, क्योंकि जो बिज़नेस का नेचर होगा वही उसके टैक्सेबल हेड होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर एक्स हैज़ 2 हाउस प्रॉपर्टीज़, बोथ आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, द ग्रॉस एनुअल वैल्यू आर असेसमेंट ईयर 2021। ठीक, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि कोई एक व्यक्ति जो 2 मकानों का स्वामी है, वह स्वतः रहता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, स्वतः उसमें रहता है, तो उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू असेसमेंट ईयर 2021 के लिए क्या होगी? तो उसको मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति स्वतः के मकान में रह रहा है, स्वतः यूज़ कर रहा है कोई भी मकान, वैसे जहाँ 2 दिया गया है तो इनकम टैक्स के अंतर्गत 2 मकान, अधिकतम एक व्यक्ति को इनकम टैक्स के अंतर्गत 2 मकान तक छूट दी गई है जिस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। लेकिन 2 मकान से अधिक अगर किसी भी व्यक्ति के पास है और उस पर रेंटल इनकम हो रही है तो उस पर टैक्स अप्लीकेबल होगा। तो इसका जो आंसर दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा? बोथ हाउस विल बी नील। क्यों? क्योंकि स्वतः के रहने पर उस पर कोई भी इनकम जनरेट नहीं होती है। जब कोई इनकम जनरेट नहीं होगी तो कोई भी क्रॉस एनुअल वैल्यू जनरेट नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? बोथ हाउस विल बी नील। तो अगला क्वेश्चन क्या है? द फायर रेंटेड वैल्यू ऑफ हाउस इज 150,000, स्टैंडर्ड रेंट 1,20,000, एक्चुअल रेंट 1,30,000, इधर ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी क्या होगा? पूछ रहा है कि एक मकान है जिसका फायर रेंट 1,50,000 रुपये है, जिसे हम कहते हैं वहाँ का म्यूनसिपल टैक्स, और दूसरा कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड रेंट मानक किराया, और तीसरा वहाँ का एक्चुअल रेंट। ठीक, तो म्यूनसिपल टैक्स और स्टैंडर्ड रेंट, हम कहीं भी रहेंगे, किसी भी सिटी में रहेंगे, वहाँ पर नगर पालिका होती है, म्यूनसिपल एरिया होती है, तो उस एरिया में जितने भी मकान होते हैं, सरकारी एक रेट होता है जिसे म्यूनसिपल टैक्स, म्यूनसिपल रेंट कहते हैं। वहाँ पर निर्धारित होता है कि इस एरिया में इतने मकान के रेंट में जाएंगे। और दूसरा होता है स्टैंडर्ड रेंट, जो हम डिमांड करते हैं किसी भी व्यक्ति से, अपने मकान के रेंट का जो डिमांड करते हैं। सपोज़ हमने कहा कि हमको 5,000 रुपये का 5,000 रुपये रेंट मिलना चाहिए अपने मकान का, तो ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड रेंट हो गया। एक्चुअल रेंट क्या होता है? एक्चुअल रेंट जो जो मकान मालिक रिसीव करता है वो एक्चुअल रेंट कहलाता है। तो स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो अधिक होगा वही क्या होता है? उसका एनुअल वैल्यू होता है, वही उसकी ग्रॉस वैल्यू और एनुअल वैल्यू होती है। तो एक्चुअल रेंट जो है 1,30,000 रुपये है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनुअल वैल्यू इज 1,30,000 रुपीज़। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? द फायर रेंटल वैल्यू ऑफ 3,50,000, एक्चुअल रेंट 3,30,000, स्टैंडर्ड रेंट 3,20,000, म्यूनसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द लास्ट 7 ईयर इज 3,40,000, नेट एनुअल वैल्यू विल बी लॉस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉस 10,000। लॉस 10,000 क्यों? क्योंकि द फायर रेंटल वैल्यू, जो इसका रेंट है, जो इसका भाड़ा है, वो 3,50,000 रुपये है।
ठीक। और एक्चुअल में रेंट इसको क्या मिल रहा है, 2,30,000